नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और आप सभी का बहुत स्वागत है 5 के प्राइम टाइम पर। लगता है केजरीवाल और एलजी और विवाद इनके बीच चोली दामन का साथ है। अभी केजरीवाल के सिंगापुर जाने पर एलजी के अड़ंगे का विवाद खत्म भी नहीं हो पाया था कि इस बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश से दिल्ली सरकार और एलजी के बीच तलवार एक बार फिर खिंच चुकी है। वहीं सीबीआई जांच के खिलाफ जहां केजरीवाल ने सीधे मोर्चा संभाला है, तो एलजी के आदेश के पीछे पूरी भाजपा अब उतर आई है। दरअसल सत्येंद्र जैन के बाद अब केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद सिपहसालार मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि नियमों का उल्लंघन कर कुछ लोगों को गलत तरीके से शराब सिंडिकेट को लाभ पहुंचाने का है। वहीं एलजी विनय सक्सेना ने नई एक्साइज पॉलिसी पर मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट के बाद मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। आरोप यह भी है कि मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति में वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है, जिससे राजकोष को 144 करोड़ का नुकसान हुआ। आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि नई शराब नीति में जानबूझकर लाइसेंसधारियों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों का उल्लंघन किया गया, जिससे लाइसेंसधारियों को तो लाभ हुआ, लेकिन सरकार को खासा नुकसान इस बीच झेलना पड़ा। इन्हीं गड़बड़ियों की जांच के लिए अब दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। इस फैसले के बाद यकीनन दिल्ली की सियासत का पारा बढ़ना भी लाजमी था। जैसे ही डिप्टी सीएम सवालों के घेरे में आए, तो वहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल सामने आए और अपनी सारी जुबानी बंदूकें केंद्र सरकार की तरफ तान दी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता जेल जाने से नहीं डरते, हम भगत सिंह की औलाद हैं, जबकि तुम सावरकर की औलाद हो। इस पूरे मुद्दे पर अब राजधानी में जमकर सियासत हो रही है। सवाल यह भी उठता है कि क्या नई आबकारी नीति में नियमों को ताक पर रखकर लाइसेंस दिए गए? क्या नई नीति को लागू करने में कोई गड़बड़ी की गई है, या फिर दिल्ली सरकार को महज परेशान करने के मकसद से नया मुद्दा ढूंढ कर लाया गया है? और सत्येंद्र जैन के बाद सिसोदिया को जेल में डालने की भी तैयारी शुरू हो गई है। 5-6 सवाल हैं केजरीवाल जी से, इससे पहले कि वो अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देना शुरू करें और ईमानदारी पर ढकोसला करें, लेकिन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो ना दें, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि लोकतंत्र में प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका जवाब देना अनिवार्य है। और मुझे लगता है कि जिन लोगों को डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में भरोसा है, वो ये भी जानते हैं कि उनका जो विश्वास है वो मतदान पर होता है, ना कि मद्यपान पर। यहाँ पर ये मद्यपान पर भरोसा रखने वाले लोग दिखते हैं, जो जिस तरीके की इनकी एक्साइज पॉलिसी रही। मेरा पहला प्रश्न है 25 अक्टूबर 2021 को, और ये कागज़ आप सबके समक्ष में दिखाना चाहती हूँ। ये कागज़ है 25 दिसंबर 2021 को एक्साइज डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया इन सारी कंपनियों को जिनको मद्यपान से जुड़े हुए लिकर लाइसेंसेस दिए गए। इस पर क्या एक्शन हुआ, क्या कोई काम हुआ, नहीं हुआ, कार्रवाई हुई, नहीं हुई, और इसका क्या इन्वेस्टिगेशन, क्या स्थिति है, ये बताएं। और तारीख नोट कर लीजिए 25 अक्टूबर 2021 को। मैंने तो आपको 3-4 महीने पहले ही बता दिया था। इनके लोगों ने हमें बताया था कि मनीष जी को ये गिरफ्तार करने वाले हैं, जल्दी गिरफ्तार करने वाले हैं। 3-4 महीने पहले बताया था। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसके बाद अपने कई भाषणों में, असेंबली में मैंने कहा था कि ये मनीष को गिरफ्तार करने वाले हैं। तो 3-4 महीने पहले जब इनके लोगों ने मुझे बताया कि मनीष जी को गिरफ्तार करने वाले हैं, मैंने कहा मनीष ने क्या कर दिया, क्या केस है? तो उन्होंने बताया अभी कोई केस नहीं है, कुछ मिला नहीं है, ढूंढ रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। तो अब हमारे देश के अंदर एक नया सिस्टम लागू किया गया है। पहले ये तय किया जाता है कि किस आदमी को जेल भेजना है, और फिर उसके खिलाफ एक मनगढ़ंत झूठा केस बनाया जाता है और उसे ज़बरदस्ती जेल भेजा जाता है। एक नया सिस्टम हमारे देश के अंदर अब लागू हुआ है। वहीं मनीष सिसोदिया ने इस पूरे मामले पर ट्वीट कर केंद्र सरकार पर एक बड़ा हमला बोला। उन्होंने लिखा कि मोदी जी केजरीवाल जी से बहुत ज्यादा डर चुके हैं। मोदी जी से लोगों का अब मोह भंग हो चुका है और अब केजरीवाल जी से ही देश को उम्मीद है आगे चलने के। जैसे जैसे आम आदमी पार्टी का देश भर में प्रभाव बढ़ेगा, अभी और बहुत झूठे केस सामने आएंगे, पर अब कोई जेल केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को नहीं रोक सकती, क्योंकि भविष्य आम आदमी पार्टी का है, भविष्य भारत का है।
और इसी पूरे मामले पर को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं जिनसे आप सभी का परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़ गए दानिश इकबाल जी स्टूडियो से, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है। सर, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही आरबी उपाध्याय जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। आज शुरुआत दानिश जी मैं आपसे करना चाहूंगी। जिस तरह से ये अभी नई शराब नीति आयोग को लेकर यहाँ पर तमाम तरह की बातें कही जा रही है, वाकई में सच है, ये सियासत है? देखिए, जब से दिल्ली सरकार ने इस नई शराब नीति को लेकर के आई थी, तब से भारतीय जनता पार्टी ने इसके अंदर व्यापक भ्रष्टाचार को लेकर के जन जन तक पहुंचने का काम किया, संघर्ष किया, आंदोलन किया, उसको उजागर करने का काम किया। आज मैं धन्यवाद देता हूं दिल्ली की जनता की ओर से कि माननीय एलजी साहब ने जो निर्णय लिया है कि इसमें जो शराब की नीति के में जिस प्रकार से करप्शन हुए, जिस प्रकार से शराब माफिया को फ़ायदा पहुंचाया गया, जिस प्रकार से पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी की सरकार इसके अंदर इन्वॉल्व थी, सबने बंडर बाट किया, किस प्रकार से दिल्ली के अंदर गली गली मोहल्ले में जो है इन्होंने शराब के ठेके खोलने का काम किया, उसको लेकर के जो आज निर्णय लिया गया है उसका हम स्वागत करते हैं। ये जनता की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के संघर्ष की जीत है। देखिए रितु जी, जिस प्रकार से ये नीति आई थी उसमें ना कहीं कोई नीति थी एक्चुअल में, ना कोई एजेंडा था, ना किसी प्रकार की कोई पॉलिसी थी, और इतनी जल्दीबाजी में हस्ताक्षर कर दिए गए, ना किसी प्रकार का कोई इस पे विचार हुआ, ना विमर्श हुआ, ना किसी प्रकार की इस पे बहस हुई। तो ये साफ जाहिर था किस प्रकार से केजरीवाल सरकार ने शराब माफिया को इसमें फायदा पहुंचाया है, और वो फायदा कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट केजरीवाल के मंत्री को, उनके नेता को पहुंचाया गया है। आम आदमी पार्टी कई बड़े आरोप लगा रही है कि बीजेपी के पास अगर तथ्य है तो सामने लेकर आए। जी, निश्चित तौर पर रितु जी, सरकार अपना काम करेगी, कोर्ट अपना काम करेगा, पुलिस प्रशासन अपना काम करेगा, सीबीआई को ये जांच सौंपी गई है, सीबीआई अपने निष्कर्ष पे निकलेगी। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि देखिए, जब ये शराब की नई नीति लाई गई थी उस समय 2.5% जो कमीशन था वो शराब के ठेकेदारों को दिया जाता था। जब नई नीति लाई गई, जब आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस नीति को बनाई, तब इसको बढ़ा करके 12.5% कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि 10% का सीधे सीधे शराब माफिया को फायदा पहुंचाया गया। तो ये फायदा क्यों पहुंचाया गया, किसके लिए पहुंचाया गया और इसका फायदा कहां तक पहुंचा, ये सारे सवाल के जवाब जो है केजरीवाल सरकार को, उनके मंत्रियों को देना पड़ेगा। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय जी भी बने हुए हैं। सर, आप किस तरह से दिल्ली की इस तरह की सियासत को देखते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कई बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, वही बीजेपी भी चुप नहीं है। बीजेपी की तरफ से भी ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए और कहा है कि तथ्य हमारे पास हैं, हम जब चाहे पेश कर सकते हैं। देखिए रितु, अभी सीबीआई को जांच सौंपी गई है जी। सीबीआई जांच करेगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो। माननीय न्यायालय, इस देश में व्यवस्था है और ये देश संविधान से चलता है। किसी पार्टी के कहने से ये देश नहीं चलता है। तो सीबीआई जांच करेगी, कोर्ट उसको देखेगा। अगर कोर्ट समझता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है तो डेफिनेटली उसको सजा मिलेगी। लेकिन तब तक इंतजार तो करें। बिना कोर्ट के, बिना किसी उसके हम ये कह दें कि भी भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचारी हो गया, ये तो अनर्गल आरोप हो गया। जब तक कोर्ट किसी को दोषी सिद्ध नहीं कर देता तब तक हम किसी पर दोषारोपण नहीं कर सकते। कुछ बातें रितु अभी निकल के आई, वो कहते हैं सरकार को नुकसान हुआ। नई शराब नीति से पहले कितना राजस्व आता था और नई आबकारी नीति के बाद कितना राजस्व सरकार को मिला। 4100 करोड़ आता था, 5400 करोड़ हो गया राजस्व। यानी सरकार को 1300 करोड़ का फायदा हुआ। सरकार को 1300 करोड़ का फायदा हुआ और आप कह रहे हैं कि नहीं भाई, इसमें तो भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार कह देने भर से नहीं होता कि मैं किसी को भ्रष्टाचारी कह दूं, बिल्कुल दुराचारी कह दूं, तो मेरे कह देने से वो व्यक्ति अपराधी नहीं हो जाता। तो 1300 जहां फायदे की बात है, अब ये कह रहे हैं कि भी बहुत सारी दुकानें खोल दी। तो मेरे मित्र को पता होना चाहिए कि भी जब नई आबकारी नीति से पहले कितनी दुकानें थी दिल्ली में शराब की, और नई आबकारी नीति के बाद शराब की दुकानें कितनी हो गई। जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है 850 दुकानें थी पहले, आज 400 दुकानें हैं। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि शराब की दुकानें बहुत सारी खोल डाली? यानी पहले की तुलना में शराब की दुकानें कम हो गई। और आप देखेंगे गली मोहल्ले नुक्कड़ पर मारामारी होती थी, शराब की दुकानों के ऊपर लाइनें लगी होती थी, दूर से पता लग जाता था कि भाई यहाँ पर भी शराब का ठेका है। उसमें भी कहीं ना कहीं
जो जनता है, देखिए यही जनता है। कौन खरीदता है शराब? मैं समझता हूँ ये गरीब आदमी जिसकी इनकम नहीं है, मेरी जेब में पैसा नहीं है, मैं तो नहीं जाऊंगा लीकर खरीदने के लिए। मेरी प्राथमिकता पहले होगी भोजन और बच्चों का पालन पोषण। उसके बाद तो ये जो आबकारी नीति में जो बदलाव हुआ उससे किसको फायदा हुआ? सरकार को फायदा हुआ। फिर आप कैसे कहते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हो गया? भ्रष्टाचार का एक आधार होता है, भ्रष्टाचार होता है कि बजाय आपकी सरकार की आमदनी बढ़ने के, सरकार की आमदनी घट जाए और पर्सनल बेनिफिट हो। इसमें पर्सनल बेनिफिट कहाँ था? किसको पर्सनल बेनिफिट था? आप करें कमीशन बढ़ा दिया, कमीशन घटा दिया। लेकिन रिपोर्ट में सर ये बात भी कही मेंशन की गई है कि कोरोना के समय जब आर्थिक स्थिति यहाँ पर मजबूत होनी चाहिए थी, तब आम जनता को राहत देनी चाहिए थी, लेकिन आम जनता को राहत ना देके लाइसेंसधारियों को राहत दिया है यहाँ पर। देखिए ये सरकार का अपना एक प्रेरोगेटिव होता है, अपना एक नैरेटिव होता है, और अगर सरकार ने कुछ गलत किया है तो जांच एजेंसी जांच करेंगी। अगर कहीं कानून तोड़ा है तो डेफिनेटली जांच एजेंसियां कोर्ट के समक्ष रखेंगी और उसे सिद्ध करेंगी। लेकिन अभी से इतना हो हल्ला हो रहा है कि भाई नहीं, बहुत बड़ा घोटाला हो गया, बहुत बड़ा करप्शन हो गया। करप्शन होता है कि मैं अपने बेनिफिट के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ। एक ये होता है कि राज्य की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, मेरा कोई पर्सनल फायदा नहीं है। और जहां तक रेवेन्यू का प्रश्न था तो मैंने बताया ही कि भी रेवेन्यू सरकार का बढ़ा है। तो हम कैसे कह सकते हैं? सिर्फ कह देने भर से नहीं होता है। अभी कल परसों एक उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, उन्होंने अमित शाह जी को मिले और खटीक जी, उन्होंने एक लेटर लिखा कि नमामि गंगे में भ्रष्टाचार हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार है। और मैं तो दूसरी नीची जाति से आता हूं, इसलिए मेरी बातें नहीं सुनी जाती। क्या उनकी बात को मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश की सरकार भ्रष्ट है? वो तो मंत्री है, सरकार का एक पार्ट है, तो उनके कह देने भर से हम किसी बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी संयम बरतने की बेहद जरूरत है, क्योंकि जब जैसे ही ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया तो लगातार देखी जा रही है कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, प्रवक्ता, सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, आम जन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में विकास गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। सीधा सवाल कि क्या आम आदमी पार्टी की अब किसी भी तरह से मुश्किलें बढ़ सकती है? जाना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी पंजाब का, जैसे ही आप लोगों ने, मीडिया ने पंजाब के चुनाव के एग्जिट पोल थे नतीजे से एक दिन पहले, वैसे ही उसी दिन शाम को एमसीडी के चुनाव टाल दिए। उसी शाम को भारतीय जनता पार्टी ने, गृह मंत्रालय ने चुनाव आयोग जो कंप्लेंट करने वाला था कि हम चुनाव डिक्लेयर कर रहे हैं, चुनाव टाल दिए। उसके बाद केंद्र जैन जी को ईडी का जो 2-3 साल कई बार उससे पूछताछ कर चुकी थी, उसने गिरफ्तार कर दिया गया। अभी 2-3 महीने पहले खुद माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने मीडिया को संबोधित करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि हमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बताया है कि अभी केंद्र जैन जी को जेल में किया है, को सुनाकर मनीष जी को भी जेल में डालने की तैयारी है। तो देखिए जो कुछ हो रहा है, ये सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग जितना भारतीय जनता पार्टी के टाइम में हो रहा है। आज पिछले 75 साल में, जो 8 साल से मोदी सरकार है, इस 8 साल में जितना भ्रष्टाचार हुआ शायद 80 साल में नहीं हुआ। आज आप देखिए, ललित मोदी, सुष्मिता सेन जी को जानता, लेकिन मोदी क्या कर नहीं पकड़ पाए। देखिए सीबीआई ईडी नहीं पकड़ पाई, नीरव मोदी को नहीं पकड़ पाएंगे, ये मेहुल चौकसिया को नहीं पकड़ पाए, विजय माल्या की 11,000 करोड़ रुपए लेके कहा रही है, उसको नहीं पकड़ पाए। मतलब DHLF 34,000 करोड़ घोटाला कर दिया। दिल्ली देश की आम जनता के पैसे का 34,000 घोटाला कर दिया।
और उसने 27 करोड़ में भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे दिया, तो उनपे कोई केस बना, उनपे कोई ईडी की जांच नहीं होगी, कोई सीबीआई की जांच नहीं। वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब की जीत के बाद पूरी तरह से आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से डरेंगे। आज आम आदमी पार्टी देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और अरविंद केजरीवाल जी नरेंद्र मोदी के बाद। ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगी दानिश इकबाल जी से, लेकिन उससे पहले सर एक सवाल और कि विधानसभा की कार्यवाही जब चल रही थी तो एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अभी सत्येंद्र जैन का नंबर है, वो जेल भेजे गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, जो यहाँ पर नीति रीति अपनाई गई, और अब आने वाले समय में जो मोर्चा है वो मनीष सिसोदिया के अगेंस्ट खोला जाएगा। जब ये चीज आपको पहले ही पता थी तो ये एक्शन पहले क्यों नहीं लिया गया? अब लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से, प्रवक्ताओं की तरफ से यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। विकास जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर, मैं आपको बता रहा था कि ये जो हो रहा है, ये जो संवैधानिक संस्थाओं का जितना मिसयूज इस सरकार ने किया है, शायद किसी सरकार ने नहीं किया। आज चंद्र जैन के 2 महीने से अंदर रखा हुआ, जेल में रखा हुआ है। आज तक उनको कोई एफआईआर नहीं, कोई सबूत नहीं है। अब इन्होंने आज अचानक से मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई के वारंट कर दिया, तो इसलिए किए उसमें कहना कि राजस्व में नुकसान, जबकि वास्तविकता यह है कि 3 महीने में 1300 करोड़ रुपए का इस नीति से पहले वाले जो नीति थी 1300 करोड़ रुपए रेवेन्यू सरप्लस हुआ है, 1300 करोड़ का फायदा हुआ है। और ये कह रहे थे तो ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को भी डराना चाहते हैं, ये आम आदमी पार्टी को धमकाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का बताना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली पार्टी है। ठीक है, आम आदमी पार्टी को डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में दानिश इकबाल जी, आपसे रिएक्शन कि क्या वाकई में पंजाब में जो बीजेपी की हार हुई उससे बौखला गई है बीजेपी, जो इस तरह के षड्यंत्र रच रही है? ये सीधा आरोप आम आदमी पार्टी का। रितु जी देखिए, एलजी कार्यालय के पास किसी प्रकार का कोई एविडेंस होगा, किसी प्रकार की कोई जानकारी होगी, तभी उन्होंने जो है सीबीआई को ये दिया कि ये जांच की जाए। तो मुझे लगता है ऐसी बातें करना, ये एलजी ऑफिस पे सवाल खड़ा करना या एलजी के विवेक पर सवाल खड़ा करना ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। आप जो है संयम रखिए, अगर आप बेकसूर होंगे तो आप बाहर आ जाएंगे। लेकिन हमने देखा है रितु जी कि जब भी पंजाब के चुनाव की बात कर रही हैं आप, पंजाब का चुनाव अभी कुछ महीने पहले हुआ है, लेकिन उससे पहले इनकी पूरी एक फहरिस्त है इनके मंत्रियों की, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जेल में गए, आसिम अहमद खान 6 लाख के बिल्डर से करप्शन लिया, उस वक्त कौन पंजाब का चुनाव हारे थे, जितेंद्र तोमर फर्जी डिग्री में केजरीवाल बाहर आए थे पेपर लेकर के नहीं जी ये तो हो ही नहीं सकता है, मैं इसकी गारंटी दे रहा हूं, मैं सिग्नेचर करके दे रहा हूं, मैं वीसी बन रहा हूं, मैं इसकी डिग्री की जांच कर रहा हूं। लेकिन बाद में क्या हुआ, सबके सामने जाहिर हुआ कि वो फर्जी डिग्री थी और वो जेल में गए। उसके बाद संदीप कुमार सीधी कार्ड, हम सब लोग जानते हैं कौन से पंजाब चुनाव हम हारे थे उस समय, विजय सिंगला वो भी जेल के अंदर गए पंजाब में अभी, उसके बाद सोमनाथ भारती वो भी जेल में गए, अमानतुल्लाह खान। तो ऐसे एक पूरी लंबी की लंबी इनकी लाइन है और ये बार बार ये जब भी कोई ऐसा विषय आता है इनके मंत्री या विधायक को लेकर के, तब ये आकर कहते हैं देखिए जी मोदी जी, अमित शाह जी, ईडी और ये सीबीआई ये ऐसे कर रहे हैं, ये वैसे कर रहे हैं। उसके बाद जब जांच होती है, जब कोर्ट में सबूत पेश किए जाते हैं, जब न्यायिक प्रक्रिया होती है, उसके बाद सच का सच, दूध का दूध सामने आ जाता है, उसके बाद जेल जाना होता है। तो मुझे लगता है अभी भी आपको जो है संयम रखिए, अगर आप बेकसूर होंगे आप बाहर आ जाएंगे। लेकिन आप जो है देश की संस्थानों पे आपका आरोप लगाना, आपने जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो भी आपने आरोप लगाया कि आप प्रूफ दे के दिखलाओ, वीडियो दिखलाओ, आपने वैक्सीन पे आरोप लगाया। मतलब सरकार की कोई भी नीति जनता के हितों में होती है, सबसे पहले आम आदमी पार्टी के मुखिया उस पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं, रूमर्स फैलाना शुरू कर देते हैं। अभी जो है अग्निवीर आया, उसमें संजय सिंह ने कहा कि भाई इसमें जाति मांगी जा रही है, जबकि यह सत्य है कि जाति की जो कॉलम है वो शुरू दिन से इस देश के अंदर है, जब से देश आजाद हुआ है। तो इस तरह से बड़गलाने का जो है, भड़काने का, रूमर फैलाने का ये काम आम आदमी पार्टी का है। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को संयम बरतना चाहिए और एक अच्छी नीति के साथ आपको सरकार ने यहां पे चुना, दिल्ली की जनता ने, आपको उस नीति के तहत काम करना चाहिए। और देखिए ये जो बार बार कहा जा रहा है कि हमने जो है कोई इसमें करप्शन नहीं किया, 14 जुलाई 2022 को बिना किसी नियम का पालन किए हुए, बिना किसी नोट के जल्दीबाजी में 144.36 करोड़ रुपया आपने क्यों माफ कर दिया?
क्या जल्दीबाजी थी, क्या कारण था, इसका तो नुकसान हुआ ना, क्यों माफ किया बताना चाहिए आपको। तो रितु जी कहीं ना कहीं किसी प्रकार से पूरी की पूरी रिपोर्ट होगी एलजी ऑफिस के पास, तभी उन्होंने जो है ये सिफारिश की है सीबीआई को। और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को इंतजार करना चाहिए, ना कि बेबुनियाद बात केंद्र सरकार पर और संवैधानिक संस्था पर करनी चाहिए। बिल्कुल विकास जी, इसमें कोई दो राह ही नहीं है कि अगर किसी भी तरह से, जिस तरह से शुरुआत आपने की थी कि सत्य हमेशा यहाँ पर कभी भी पराजित नहीं हो सकता, और अगर आम आदमी पार्टी वाकई में यहाँ पर सही है और किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं किया तो संयम रखे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी से आम आदमी पार्टी क्यों बौखला गई है? देखिए रितु जी, बड़ी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से सुनना बड़ा अजीब लगता है कि अगर आप सही है तो जांच से क्यों करवा रहे हैं। आप तो याद देख रहे 2 साल से हमने एलसीबी के कम से कम इतने भ्रष्टाचारों की पोल खोली, साथ में सबूत के साथ खोली। इन्होंने एक भी जांच नहीं दिखाई। एलसी साहब को लेटर लिखे, सब कुछ लिखा, एक बार भी जांच नहीं दिखाई। ये बात तो फिर इनसे भी लागू होती है, संयम भी जांच से क्यों भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं जांच से। आज मैं कहूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हमारे माननीय शासन जी को जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बताया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हत्या के होती है तो सीधे जांच बढ़ा दो, नहीं है तो कोई जल्द नहीं, आप क्या दिक्कत है, आप करवा लो जांच। तो ये चीजें बेकार की, जब कोई तथ्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, जिन पर केस होना चाहिए, जिनकी जांच होनी चाहिए, नीरव मोदी की, नवीन चौकसी की, विजय माल्या की, ललित मोदी की, उन पर जो देश के करोड़ों रुपए लेके फरार हो गए, DHFL की, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। करीब 11 लाख करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के शासन में आई है, देश की जनता के पैसे 11 लाख करोड़ रुपए इनके यार, इनके दोस्त, इनके लेके भाग गए। लेकिन विकास जी, देश में और भी तो राजनीतिक दल हैं, विपक्ष में सिर्फ आम आदमी पार्टी ही थोड़ी नहीं बैठी, कांग्रेस भी है और तमाम यहाँ पे राजनीतिक दल हैं जो विपक्ष में भूमिका निभा रहे हैं, तो सिर्फ आम आदमी पार्टी ही क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उनको अगर आज देश की राजनीति में उनका कोई विकल्प है तो अरविंद केजरीवाल है। और उनको बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई है कि कभी कि हर देश का हर राज्य है, जैसे पंजाब में जीत ली और दिल्ली मॉडल की जो चर्चा हुई है, हर राज्य चाहता है कि दिल्ली जैसे काम हर राज्य में हो। ये चीज इनको घबराहट उनकी मोदी जी की, वो रात को सपनों में नजर आते हैं। यही घबराहट, यही डर है जिन्होंने सारी एजेंसियां, ईडी हो, सीबीआई हो, पुलिस हो, सारी आम आदमी पार्टी के पीछे लगा दी। पिछले जितने विधायकों पे केस हुए सारे बाइक बनी हुए, और कोर्ट में भी पुलिस के बारे में पता नहीं क्या क्या कमेंट्स किए, इनको कोई शर्म नहीं आती, इनको कोई शर्म नहीं आती। आज तो डिस्ट्रिक्ट सीपीएस चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ और सिर्फ उसका कारण है अरविंद केजरीवाल जी का डर, ईमानदारी का डर, देशभक्ति का डर, सिर्फ ये कारण है। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस नेता अजय वर्मा जी भी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। चर्चा काफी आगे तक बढ़ चुकी है, लेकिन रिएक्शन आपसे यही लेंगे कि जिस तरह से एलजी और दिल्ली सरकार आमने सामने अब आ चुकी है, हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी एलजी और आम आदमी पार्टी कई बार आमने सामने आ चुकी है और जांच के दायरे में अब खड़ी हो चुकी है, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं लेट हो गया ट्रैफिक में, कॉमर्स समिट के उद्घाटन में मुझे देरी हो गई। दूसरा मैं बताऊं, चाहे एलजी हो या इनके जो विशेष दूत हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब जागरूक हो जाते हैं और ये कोई इनके टूल हैं ये वर्तमान सरकार के। सरकार गिराने का मामला हो, किसी पे चुनाव के वक्त जांच का मामला हो, या किसी को राष्ट्रपति के चुनाव से पहले तोड़फोड़ करनी हो, या चुनी सरकार गिराना हो, खैर ये तो इनका टूल है, पॉलिटिकल टूल नहीं बल्कि इनका वर्किंग टूल है जो ये काम करता है। लेकिन जो ये दिल्ली सरकार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई का जांच का वो किया है निर्देश, मैं समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी का अगर सही तरह से सारी चीजें सही है सिस्टम में आगे, तो कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है सीबीआई का। हम देश में चाहते हैं कि अगर आपने सही करी है, जांच का निर्देश दिया है, लेकिन ऐसा तो ना हो कि उसका मिसयूज हो, दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, साफ चीजें हो, साफ सुथरी हो, ये ना हो बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो। लेकिन अभी जांच सिर्फ बात कही गई है एलजी की तरफ से, क्योंकि एलजी के सामने रिपोर्ट पेश की, लेकिन उससे पहले जो बौखलाहट है वो लगातार देखी जा रही है, उस पर क्या रिएक्शन? देखिए, जिस तरह से एलजी के या गवर्नर के रवैये आपने देखा हो, बंगाल में रहे, कर्नाटक में रहे, मध्य प्रदेश में रहे, और एलजी का राजस्थान में रहे, एलजी के छत्तीसगढ़ में रहे, एलजी के झारखंड में रहे, तो एलजी में एलजी का मतलब क्या है इनका कि ये इनके लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर नहीं होता इनका एलजी का मतलब, बीजेपी का मतलब है इनका अपना टूल। और मैं ये चाहता हूँ कि हर चीज में इस्तेमाल न करके देश में इस वक्त और दिल्ली में इस वक्त किसकी जरूरत है? देखिए, बारिश से
दिल्ली में बचाव की जरूरत है तो मिलजुल कर ये इस पर ध्यान दें, जनता की समस्याओं का ध्यान दें, कोयले के ऊपर जो हालात बिगड़े हुए हैं उस पर ध्यान दें, बिजली पे ध्यान दें, पानी पर ध्यान दें, रोजगार पर ध्यान दें, नौकरी पर ध्यान दें, महंगाई पर अंकुश लगाएं, गैस सिलेंडर, तेल, पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल, इस पे अंकुश लगाएं। लेकिन इनकी चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा होगी हिंदू मुस्लिम, चर्चा होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान, चर्चा होगा हिजाब, चर्चा होगा गाय, चर्चा होगी। ये जो सांप्रदायिकता व्यवस्था बढ़ाने का गली गली में तनाव हो रहा है, इसको रोकिए। और मैं ये कहूंगा माननीय दिल्ली के एलजी साहब से कि एलजी साहब, जनता के हित में, जनता की सेवा में सावन का महीना है, आइए भोलेनाथ के भक्तों की सेवा करिए और व्यवस्था छोड़िए। ठीक है, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद चर्चा को जारी रखेंगे कि किस तरह से आबकारी नीति में नियमों को ताक पर रखकर लाइसेंस दिए गए। तमाम सवाल हैं जो यहाँ पर खड़े उठते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी भी अपनी पूरी तरह से सफाई देती हुई नजर आ रही है। इसमें खास पैनल हमारे साथ बना हुआ है और अब शुरुआत में सीधा आपसे करूंगी आरबी उपाध्याय जी। जिस तरह से यहाँ पर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं दोनों ही दलों की तरफ से, तो ऐसे में क्या वाकई में आप समझते हैं कि बीजेपी बौखला रही है, चाहे पंजाब की हार हो या यहाँ पर आम आदमी पार्टी जिस तरह से पैर पसारती हुई नजर आ रही है? क्योंकि सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी सीधे तौर पर कहा है कि अब जो कांटे की टक्कर पहले कांग्रेस के साथ रहती थी वो कांग्रेस के साथ नहीं है, अब सीधे आम आदमी पार्टी के साथ है, और शायद यही एक बौखलाहट की वजह है। देखिए, बौखलाहट है या नहीं है मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरह का आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति को हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो किसी को जब तक दोषी सिद्ध नहीं कर देता तब तक हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। संवैधानिक संस्थाएं अपना काम करती हैं, उसमें प्रश्न लगाना वो ठीक नहीं होती। लेकिन जो जनता है, चाहे वो दिल्ली की जनता है चाहे वो पंजाब की जनता है, देखिए जनता द्वारा सरकार चुनी गई है और जो दिल्ली मॉडल है, इस मॉडल की हम बात करते हैं। देखिए, उस मॉडल में स्कूल किसी से पूछ लीजिए, दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ सारे राज्यों के लोग आकर रहते हैं और अपने अपने राज्य में जाते हैं तो वो जाकर बताते हैं कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों की हालत सुधरी है, दिल्ली में स्वास्थ्य का जो ढांचा है वो एक अच्छा ढांचा है, हर व्यक्ति को इलाज मिल जाता है, दवा मिल जाती है। और आम आदमी को चाहिए क्या? आम आदमी को क्या चाहिए? बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो देखिए, बिजली 300 यूनिट तक फ्री, पानी फ्री, और उसके बाद बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे स्कूल, अगर बीमार पड़ जाता हूँ तो दवा की व्यवस्था। तो जो दिल्ली मॉडल है उसकी चर्चा पूरे देश में है और इस तरह का मॉडल दूसरे स्टेट डेवलप नहीं कर पाए हैं। ऋतु, मुझे इसे कहने में कोई संकोच नहीं है। काश दूसरे राज्य भी इसका एक अनुकरण करते और अपने यहाँ भी इस तरह का मॉडल डेवलप करते कि जहाँ बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा। मैं तो कहता हूँ इससे भी और आगे जाना चाहिए। अगर मान लीजिए हमारे पास संसाधन हैं तो जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, अब देखिए इससे पहले सरकार थी वो ये कहती थी बिजली यूज करोगे तो भाई बिल देना पड़ेगा। अरे बिल देने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी आमदनी भी तो हो। मेरी आमदनी 500 रुपए है और आप मेरे से कहते हैं 600 रुपए का बिजली का बिल दे दो। अरे भाई, मेरी आमदनी 500 रुपए है, मैं अपने बच्चों को रखूं या बिजली का बिल भरूं या मैं खाना खाऊं। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली मॉडल है उसकी चर्चा, और मैं कहूंगा पंजाब में भी सक्सेस रहा, और अभी हिमाचल और गुजरात और दूसरे स्टेटों में जहां जहां इलेक्शन है वहां भी उस मॉडल के ऊपर चर्चा हो रही है। लेकिन सर, दिल्ली की सियासत को बखूबी आपने शुरुआत से देखा है, चाहे ये मुद्दे पहले उठते थे नहीं उठते थे, बीजेपी का राज भी देखा, कांग्रेस का भी, और ऐसे में आम आदमी पार्टी का भी राज आप दिल्ली की सत्ता पर देख रहे हैं। लेकिन इस बीच सवाल महत्वपूर्ण यही उठता है कि क्या नई आबकारी नीति में नियमों को वाकई में ताक पर रखकर लाइसेंस दिए गए थे? आप किस तरह से पूरे मामले को देख रहे हैं कि ये वाकई में सच है या फिर सियासत ही हो रही है? देखिए, हम कैसे कह सकते हैं ऋतु, जब तक हम पूरी फाइल को एग्जामिन न करें, और फिर हम कोई इन्वेस्टिंग एजेंसी नहीं है। जो इन्वेस्टिंग एजेंसी है वो इन सब चीजों को कहीं ना कहीं एग्जामिन करेंगी और सबूत के साथ कोर्ट में जाएंगी। फिर न्यायालय देखेगा कि जो सबूत प्रस्तुत किए गए हैं, जो साक्ष्य दिए गए हैं, उनमें प्रथम दृष्टया किसी पर दोष या दोषारोपण या कोई दोषी है या नहीं है, ये
कोर्ट का काम है वो कोर्ट को करने दें, लेकिन हम लोग कोर्ट का काम भी खुद करते हैं, जांच एजेंसी का काम भी खुद करते हैं और फौरन से एक लाइसेंस थमा देते हैं कि भी अमुक देशद्रोही है, अमुक भ्रष्टाचारी है, ये सांप्रदाय। अरे भाई, ये सिस्टम से चलता है देश, और सिस्टम में पूरा सिस्टम है। अगर मान लीजिए किसी ने कोई गलत काम किया है तो कोर्ट उसको सजा कर एग्जामिन करेगा, देखेगा और सजा देगा। उससे पहले ही हम हल्ला मचाएं कि भाई नहीं, अमुक व्यक्ति तो भ्रष्टाचार कर दिया। भाई, भ्रष्टाचार क्या है? अगर बेवकूफ करना भ्रष्टाचार है कि मान लीजिए किसी को, किसी सरकार ने किसी का टैक्स माफ कर दिया या दूसरा कोई पैसा माफ कर दिया, तो यहाँ इंडस्ट्रियलिस्टों के, पूंजीपतियों के हजारों करोड़ के लोन बेवकूफ हो रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पे वही यहाँ पर अगर आकलन किया जाए तो हो हल्ला मचाने की यहाँ पर ज्यादा जरूरत नहीं है। ऐसे में दोनों ही दलों को यहाँ पर संयम बरतने की बेहद जरूरत है। ऐसे में इकबाल जी, एक बार फिर रोक आपका कि नई नीति जो लागू हुई थी, शुरुआत के दौर से ही लगातार देखा जा रहा था कि आप लोग किस तरह से यहाँ पर विरोध कर रहे थे कि नई नीति ये लागू करनी ही नहीं चाहिए और इसमें कई तरह की गड़बड़ी है। और ऐसे में अब आम आदमी पार्टी का सिर्फ एक तो साफ तौर पर यह कहना है कि आप लोग सिर्फ दिल्ली सरकार को महज परेशान करने के लिए इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में विकास की बयार लगातार तेजी से बहती हुई नजर आ रही है और किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। आप लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा। ऋतु जी, देखिए, एक मुख्य विपक्षी दल होने के नाते दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित तौर पर इस विषय को शुरुआती दिन से ही बहुत गंभीरता से लिया। इसलिए लिया कि ये जो विषय आया तो इसमें पारदर्शिता नहीं थी, इसमें स्पष्टता नहीं थी, इसके अंदर जो है क्लैरिटी नहीं थी, इसके अंदर विचार विमर्श नहीं हुए, इसके अंदर सीधे एक लाया गया एक एजेंडा और उसको एजेंडा को थोप दिया गया और इसमें किसी प्रकार की पारदर्शिता नहीं दिखने के कारण भारतीय जनता पार्टी ने अपोजिशन में होने के नाते इस चीज़ को जनता तक फैलाया। दूसरा एक विषय तो ये हुआ। दूसरा विषय इसके अंदर ये था कि क्या अगर किसी नीति से, शराब की नीति से अगर आपका राजस्व जो है वो बढ़ रहा है तो क्या आप घर घर तक शराब परोस देंगे? क्या आप बच्चे तक शराब परोस देंगे? क्या आप स्कूल तक शराब परोस देंगे? तो ये भी एक नीति का एक महत्व हिस्सा होना चाहिए, महत्व भाग होना चाहिए कि आपको ऐसी नीति बनानी है कि बच्चों पे उसका असर नहीं पड़े, स्कूल जाने की जगह पे स्कूल पे जो बच्चे जा रहे हैं उन तक इन चीज़ों का असर ना पड़े। तो ये सारे विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपोजिशन का जो एक भूमिका होती है उसको निभाया। आज जब एलजी साहब ने इसको सीबीआई को जांच को दिया है तो मुझे लगता है कि हम सभी को धैर्य रखना चाहिए। मैंने कभी नहीं किसी को कहा कि कोई जो है इसके अंदर जो है किसी को जो है करप्ट है या क्या है। देखिए, जो इतिहास रहा है आम आदमी पार्टी का, मैंने उसको गिनवाया कि किस प्रकार से इनके मंत्री जब जेल गए, जब इनके मंत्री पे आरोप लगा, तब भी इसी प्रकार से इनके पार्टी के लोग, इनके मुखिया इस कागज लेकर के चले आते थे और चुनौती देते थे। आज जब उसके बाद जब उनको जेल हुआ तब माफी मांगने लगे, जब उनके बाद उनको सजा हुई तो माफी मांगने लगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ऋतु जी कि अभी भी इनको संयम बरतना चाहिए। और मैंने कभी और इकबाल जी आपसे कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार इस बात को, आज भी सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमें पहले से ही अंदेशा था कि सत्येंद्र जैन के बाद यहाँ पर नंबर अब बीजेपी जो लगाएगी, मोर्चा खोलेगी, वो मनीष सिसोदिया के अगेंस्ट होगा। और ये बात पहले भी सोशल मीडिया पर इस तरह का एक छोटा क्लिप वायरल हो चुका है जहां सीएम केजरीवाल ने विधानसभा के सदन की जब कार्रवाई चल रही थी उस दौरान कहा था। तो इसका मतलब तो ये समझा जा रहा है कि बीजेपी पहले से ही रणनीति बनाकर ऋतु जी, देखिए, ये जो कथन था, ये जो वक्तव्य था, जो स्टेटमेंट था अरविंद केजरीवाल जी का, ये दर्शाता है कि वो पहले से ये जानते थे कि हमारे मंत्रालय के अंदर कहां पे गलतियां हुई हैं, कहां पे जो है क्लैरिटी नहीं है, कहां पे पारदर्शिता नहीं है, कहां पे इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है गलत लोगों का हुआ है, कहां पे इसमें करप्शन हुआ है। वो इस बात से भली भांति जो है वाकिफ थे, जिसके कारण उनको ये डर था और उसी डर के कारण उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अब जो अगली बारी है वो मनीष सिसोदिया जी की है, क्योंकि वो उनमें इन्वॉल्व थे। तो इसलिए ये दर्शाता है कि पहले से ये सब चीज़ उनको तय था और दिल्ली सरकार के पास पूरे सबूत है ऋतु जी, किस प्रकार से ये जो शराब की आबकारी नीति बनाई गई थी उसमें जो घोटाले हुए हैं उसकी पूरी रिपोर्ट उनके पास है और उनको मालूम है कि इसमें जो है हमारे मंत्री जेल जाएंगे, फंसेंगे। तो अब जो है जांच जो है केंद्रीय एजेंसी के पास है, अब सारा विषय जो है उनके पास है, अब वो इसकी बारीकी की जांच करेंगे। तब तक लगता है कि मुझे भी और सब लोगों को इस पर ध्यान रखना चाहिए और इंतजार करना चाहिए कि जांच में क्या निष्कर्ष निकलता है। एक बात 10 सेकंड में और पूरी करना चाहता हूं कि अभी दिल्ली सरकार के मॉडल, स्कूल मॉडल की और इनके हॉस्पिटल के मॉडल के, स्वास्थ्य के मॉडल की चर्चा हो रही थी। मैं बताना चाहता हूं, देखिए 10th क्लास के रिजल्ट आए हैं और आज केंद्र सरकार के द्वारा जो संचालित स्कूल है, चाहे वो नवोदय विद्यालय हो
चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हैं या और भी जो स्कूल है जो केंद्रीय संस्था के माध्यम से चलाई जाती है, सबके रिजल्ट जो है रितु जी, वो जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट संस्था है, सबसे ज़्यादा केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा चलाए गए स्कूल का रिजल्ट है। तो ये दर्शाता है कि केंद्र सरकार भी एजुकेशन को लेकर के, शिक्षा को लेकर के किस प्रकार से उसकी नीति है, किस प्रकार से रिजल्ट आ रहे हैं। वो हमने लेकिन डंका नहीं बजाया, हमने ढोल नहीं पीटा, हमने तारीफ नहीं करी, हमने अपना काम किया। एक चीज़। दूसरी चीज़ जो बात हो रही थी अस्पताल के मॉडल की, आप बताइए कि केजरीवाल जी का जो फर्जी हेल्थ मॉडल है, भागवंत मान बीमार पड़ते हैं, अपोलो हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं। केजरीवाल जी 2015, 2016, 2017, 2018 में बेंगलोर में 10 से 15 दिन जाते हैं और इलाज कराते हैं। मनीष सिसोदिया मैक्स में इलाज कराते हैं, सत्येंद्र जैन मैक्स में इलाज कराते हैं, अमरतुल्ला अपोलो में इलाज कराते हैं। मिसेस केजरीवाल यानी केजरीवाल जी की पत्नी जो है वो वेदांता में इलाज कराती हैं। तो आप मुझे बताइए कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल का कौन सा मॉडल है जो पार्टी के सारे नेता, पार्टी के सारे मंत्री को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। आप मोहल्ले क्लिनिक का क्या हालात है, आप गली गली चले जाइए, मोहल्ले मोहल्ले चले जाइए, वहां कुत्ता का डेरा पड़ा हुआ है, वहां पे जो है अंबार अराजकता का फैला हुआ है। तो इस प्रकार से ये पूरा फेल्योर है। मैं नहीं मानता हूं कि इस तरह का कोई मॉडल दिल्ली के अंदर है। ठीक है, आपकी बातों का रिएक्शन विकास गोयल जी से लेते हैं। जी विकास गोयल जी, मेरी बात समझ लीजिएगा कि मेरी पूरी तरफ ने कई साल उठाए। पहले तो उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के कई नेता जेल के अंदर सजा हो गई। तो मैं इनको ये प्रवक्ता को बड़े निवेदन करूंगा कि वह जानकारी दुरुस्त कर ले। अभी तक किसी भी मंत्री को आम आदमी पार्टी से कोई सजा नहीं हुई है। हाँ, आपकी एजेंसियों ने दुरुपयोग करके जरूर उनको जेल के अंदर रखा है, एक्सपायरी भी नहीं हुई है। तो कम से कम एक नेशनल चैनल और बैठ के गलत बयानी ना करें। दूसरा, इन्होंने बात की कि शराब को घर तक पहुंचाने की। अभी थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे कि राष्ट्र का नुकसान हो रहा है। चलो, अब इन्होंने ये तो माना कि राष्ट्र का फायदा हुआ है, अब ये कह रहे हैं शराब घर घर पहुंचाने की। ये तो ये आपको बड़े वरिष्ठ पत्रकार है, आपने कभी देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं प्रदर्शन किया हो कि कच्ची कॉलोनियों में अवैध शराब बिक रही है, काफी लोग शराब बेच रहे हैं, वो शराब पी के लोग मर रहे हैं? कभी उन्होंने प्रदर्शन करके देखा आपने? कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि जितने इनके नेता है वो सारी शराब यूपी से, हरियाणा से लाके बेचने के वही लोग इन्वॉल्व थे। आज उनको सबसे बड़ी तकलीफ, सबसे बड़ा कर्ज यही है कि जो अवैध शराब बिकती थी, जिससे लोग पी के बीमार पड़ते थे, जिससे लोग पी के मर जाते थे, जो रोकने सीखने में होती थी, आज वो दिल्ली से ना भी बराबर हो गई है। वो सब इनके नेता अवैध कमाई करते थे। जो आज 1300 करोड़ का राजस्व बढ़ा है वो उस वजह से बढ़ा है कि शराब की बिक्री खत्म हो गई और जो शोप है वो कितनी वहां से होने लग गई। लेकिन विकास गोयल जी, एक बात बताइए, जिस तरह से अभी आपने भी जिक्र किया कि यहाँ पर पहले ही अंदेशा हो चुका था सीएम केजरीवाल को कि अब सत्येंद्र जैन के बाद जी उसका भी जवाब दे रहा हूँ। तो इसी बात का पहले देखिए, हमेशा आपने देखा होगा कि शिवाजी एलजी बने हैं, इन्होंने किस तरह से इन्होंने सबसे पहले एक जो 2 साल पहले मनोज तिवारी जी ने एक शिकायत मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ एसीबी में की थी कि सरकारी स्कूल के कमरे बनाने में भारी भ्रष्टाचार हुआ और उसमें जब मानहानि का दावा मांगी, बोर्ड माफी मांगी, उसकी जांच के आदेश एलजी साहब ने कर दी। तो वहां से नजर आता है कि इनका टारगेट क्या है। पहले इन्होंने हेल्थ जैन साहब को, सिमर जैन जी को अंदर किया। आज स्वास्थ्य में सबसे ज्यादा काम हुआ तो इन्होंने पहले सिमर जैन जी को अंदर। अब जी आवाज जी बिल्कुल बताएं। तो पहले इन्होंने जांच की फाइल खोली, इनके अंदर देखिए आज आप क्या कर रहा है, उनके लोगों ने बताया कि अम्मी जी को ऐसे करने की तैयारी हो रही है। आपने जांच पाई जाती है, उसकी सीबीआई जांच आदेश की जाते हैं। 2020-21 में रीतू जी जो लिक्विड एक्साइज पॉलिसी से दिल्ली गवर्नमेंट को रेवेन्यू आया 4100 करोड़ रुपए आया था। नई पॉलिसी नवंबर 2021 में लागू हुई। 2021-22 में वही रेवेन्यू बढ़ के 5400 करोड़ रुपए हो गया। ऐसा ये देश का पहला घोटाला होगा, पूरे दुनिया का पहला घोटाला होगा जिसमें सरकार को 1300 करोड़ का फायदा हो रहा है, जिसमें 1300 करोड़ का फायदा हो रहा है। तो आप ये समझिए, ये जितने आरोप है, ये जितने जांच, ये सब सिर्फ ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी पर कीचड़ फेंके, उनको बदनाम करें। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहता हूँ कि पूरे देश की जनता जानती है, पूरी दिल्ली की जनता जानती है और आम आदमी पार्टी कीचड़ छिपने वाला नहीं है।
बिल्कुल, आम आदमी पार्टी किसी से डरने वाली नहीं है। दिल्ली की जनता और पूरे देश की जनता जानती है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी पैर पसार रही है और आने वाले समय में चुनाव जब होंगे तो किस तरह से यहाँ पर आम आदमी पार्टी का चयन किया जाता है या नहीं, वो आम जनता बताएगी। लेकिन इस बीच विकास गोयल जी, एक सवाल ये कि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि अरविंद केजरीवाल जी को पहले ही आशंका हो चुकी थी कि अब मनीष सिसोदिया का नंबर है, तो इसका मतलब बहुत अंतर्यामी है केजरीवाल जी, वो आगे की यहाँ पर रणनीति बना के चलते हैं। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से जो आगे आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है उसकी रणनीति, तो अगला नंबर भी क्या बीजेपी आप लोगों की लिस्ट में लगाती हुई नजर आएगी? उसके लिए भी किसी तरह की तैयारी की है? हालात अपने आप बता देते हैं, कैसे इन्होंने बैकग्राउंड बनाया, सिंगल जंगी को अंदर किया, फिर कैसे इन्होंने मनीष जी के खिलाफ जांच करना शुरू किया कि पहले स्कूल का की जांच के आदेश दिए, फिर जांच के आदेश दिए। तो और ये भी ऐसा नहीं है अंतराल में कि बीजेपी के ही असर के कुछ अच्छे लोग हैं जो बता देते हैं कि ऐसा साजिश चल रही है, ऐसा हो रहा है, और ये पहली बार नहीं हुआ। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से मोदी सरकार इन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ये नहीं कि क्या इन्होंने सरकार महाराष्ट्र में कहीं सरकार की किस तरह इन्होंने मिसयूज किया, पहले ईडी के छापे मारे। आज किसी भी कितने तो बड़े बड़े आरोप हो, ईडी के छापे पड़ जाए और फिर बीजेपी ज्वाइन कर ले, वो ऐसा हो जाता है जैसे गंगा स्नान करके आया, उसको सारे केस माफ हो जाते हैं, वो बिल्कुल पवित्र हो जाता है गंगा जल की तरह। तो ये जो संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज करने का जो भारतीय जनता पार्टी पहले भी होते थे, कांग्रेस के पहले भी होते थे। ठीक है अजय जी, आपका रुख करती हूँ। हालांकि ये पूरा मैटर अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार का है, ऐसे में कांग्रेस का फिलहाल कोई रोल अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन इस बीच भी जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और जैसे ही इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा तो तुरंत आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम प्रवक्ता और सांसदों की तरफ से, नेताओं की तरफ से भी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। क्या लग रहा है, क्या पहले संयम बरतने की कोशिश करनी चाहिए, उसके बाद इस तरह से रणनीति बनानी चाहिए? अजय जी, आवाज पहुंच रही है अब तक? चलिए, अजय जी से संपर्क टूट गया, एक बार फिर से साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन इकबाल जी, इस बीच में आपके साथ ही पास ही आऊंगी। जिस तरह से यहाँ पर आप सुन ही रहे थे कि किस तरह के तमाम आरोप यहाँ पर बीजेपी पर भी लगाए गए हैं कि बीजेपी भी कोई दूध की धुली नहीं है, बीजेपी ने भी यहाँ पर कई तरह के भ्रष्टाचार और कई तरह की चीजें यहाँ पर की हैं। और ऐसे में अगर कोई पाला बदल के बीजेपी में आ जाए, अगर चूंकि जिस तरह से एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर मनीष सिसोदिया जी हैं, अगर वो कल को आम आदमी पार्टी की यहाँ पर जो अभी आरोप लगाए गए हैं वो कल को बीजेपी में आ गए तो दूध के धुले हो जाएंगे। रितु जी, देखिए अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में विपक्षी दल ने एक भी आरोप वहाँ के मुख्यमंत्री पे, वहाँ की सरकार में बैठे मंत्रियों पे एक भी आरोप नहीं लगा पाए पूरे चुनाव की रैलियों में, पूरे चुनाव कैंपेन में कि सरकार ने भ्रष्टाचार किया है, आपका मंत्री भ्रष्टाचार है, आपका मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार है। ये गवाही नहीं रितु जी, ये गवाही देता है खुद विपक्ष कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक भी करप्शन नहीं किया। आप बताइए, मैं आपको पूरा स्टेटमेंट निकाल के दिखा देता हूँ अखिलेश यादव जी का, जो मुख्य विपक्षी नेता थे, एक भी आरोप उनके पास नहीं था सरकार ने या मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व पे उन्होंने जो है आरोप लगा पाया कि वो भ्रष्टाचारी। 2019 में केंद्र सरकार का चुनाव हुआ और एक भी आरोप नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई भी विपक्षी दल ने नहीं लगा पाए कि उन्होंने करप्शन किया, उन्होंने जो है भ्रष्टाचार किया। एक आरोप इनके तरफ से नहीं लगाया गया। उन्होंने सवाल क्या खड़ा किया जी, सर्जिकल स्ट्राइक किया, आपने वीडियो भेजी है मुझे, आपने धारा आर्टिकल 300 वहां से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल कैसे हटा दिया आपने, वहां से आपने जो है सीए कानून कैसे बना दिया जी, तो ये ऐसे बुनियाद, आपने जो है कृषि कानून कैसे बना दिया जी, तो ये सारे विषय इन्होंने उठाए, लेकिन भ्रष्टाचार के एक आरोप भी नहीं लगा पाए। तो ये सत्यापित करता है विपक्षी दल की तरफ से कि केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां भी राज्य में है वहां पे कोई करप्शन नहीं हुआ है, हमारे मुख्यमंत्री ने कहीं कोई करप्शन नहीं किया है, प्रधानमंत्री ने कोई करप्शन नहीं किया है। अब मैं दिल्ली पे आता हूं रितु जी, दिल्ली में एक विकास जी आपसे भी रिएक्शन लूंगी, लेकिन अजय जी हमारे साथ बहुत देर से बने हुए हैं, उनका संपर्क एक बार फिर से साध चुके हैं। अजय जी, आपका रिएक्शन, आपने भी कई तरह की यहाँ पर बातें सुनी, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो चुके हैं, लेकिन सवाल इस बीच आप रिएक्शन बाद में दीजिएगा। पहले एक सवाल कि क्या लग रहा है जो अभी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच एक सियासी यहाँ पर तलवार खिंच चुकी है, तो इसमें किसी भी तरह का संयम बरतने की पहले जरूरत है, जांच हो जाए, उसके बाद जो होगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दुकानें जो 829 दुकानें की गई हैं,
एडवांटेजेस स्वार बना के पुरानी दुकानों को काट के नई आबकारी नीति, इसमें करोड़ों रुपए का घपला तो हुआ है। और मैं जांच के लिए आदेश चाहूंगा, अनुरोध करूंगा कि इसमें एक साउथ इंडियन इनके रिटायर्ड ऑफिसर कहिए या कौन है मिस्टर, तो मुझे स्पष्ट सूत्रों से पता चला है, कुछ लोगों से भी और जानकारी हो सकता है सही भी हो गलत भी हो। नैयर साहब है कोई इनके रिटायर्ड IAS है या कौन है, वो सारी इस नीति के साउथ से इसका बड़ा कनेक्शन है। और इसमें हुआ तो करोड़ों रुपए का खेल खाला है, और उस खेल खाले को चाहे वो CBI करे या केजरीवाल करे, ये तो जनता के सामने लाना पड़ेगा, एक नंबर। दूसरा नंबर, अब वो बीजेपी के एक डिग्री बांट रहे थे या बैठकर सर्टिफिकेट दे रहे थे, अखबार पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं वो? अभी अखबार में निकला 53 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला उत्तर प्रदेश के पशुधन विभाग में निकला, और कई लोगों के खिलाफ जानकारी हुई, आरोप बता रहे हैं उन्हें, उनके खिलाफ रिपोर्ट थानों में दर्ज हुई है। दूसरा निकला अभी कि दिनेश खटीक मंत्री ने घोटालों की आग लगाते हुए इस्तीफा दे दिया, फिर उनको बुलाया, मुख्यमंत्री ने धमकाया, गृह मंत्री ने धमकाया कि पोजीशन खराब हो रही है, इस्तीफे भी चल रही है, स्वतंत्र देव सिंह उनकी मान नहीं रहे, उसमें करोड़ों रुपए का। फिर जतिन प्रसाद का OSD जो दिल्ली से गया हुआ था, उसने 400 से ज्यादा ट्रांसफर किए। तो तबादलों का उद्योग उत्तर प्रदेश में खोला हुआ है, और इस धंधे से ये MNC बन गया है। अरबों रुपए का खेल और खेला उत्तर प्रदेश में चल रहा है, और यहाँ बैठ के सर्टिफिकेट ईमानदारी का बांटते हैं। एक इनका विधायक, बीजेपी का विधायक कर्नाटक में ये कहता है, उसका वीडियो भेज दूं आपको, कि जब कर्नाटक में बीजेपी के मुख्यमंत्री बनते हैं तो 2500 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं, और विधायक को 100 करोड़ रुपए मंत्री बनने के लिए देने पड़ते हैं। यहाँ पर ED और CBI और इनकम टैक्स जांच के लिए नहीं गई, तो वो बीजेपी के हैं, वो दामाद जी हैं, वो सरकार के हैं, वो अमित शाह के रिश्तेदार हैं, वो मोदी जी के अपने हैं। लेकिन अगर कोई झूठे को ऑल्ट न्यूज वाला 19 का कोई भी अगर ट्वीट भी कर देगा, उसके खिलाफ अरेस्टिंग को पुलिस पहुंच जाएगी। तो ये छोटे भाई और बड़े भाई, मोदी जी बड़े भाई और केजरीवाल जी छोटे भाई, चोर चोर मौतेरे भाई है। और खिसियानी बिल्ली खंबे नोच रही है, बिल्ली के भागों छीका फूट गया, दिल्ली मिल गया है। तो आने वाले चुनाव में इनको जवाब मिलेगा, और ये भ्रष्टाचार की जो लड़ाई है ये साफ होगी। जिस तरह सीधा ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अभी संयम बरतना चाहिए या नहीं? दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिलवाया था, 15 साल निर्विरोध यहाँ विकास हुए थे, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय दर्जे की दिल्ली बनी थी, और दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म हो गया था। उस मॉडल पर, उस गवर्नेंस पर ये काम कर नहीं रहे हैं। खेला पूरा चल रहा है, उस खेला को चाहे वो CBI करे या बड़े भाई करें, दोनों एक दूसरे को आरोपित करेंगे, लेकिन खोलेगा कोई। लेकिन सवाल ये कि अभी संयम बरतना चाहिए या नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार तो अब आमने सामने आ चुकी है। नहीं, अभी संयम बरतना चाहिए। अभी तो शायद इंक्वायरी की कोई ऑर्डर भी नहीं हुए हैं, केवल अभी टीवी और फोनों पे चर्चा ही चर्चा है। अगर संयम बरतने जब देखा होगा, अपने ना कर ना डर, अगर कुछ करा नहीं है और आप ईमानदार हैं और आपकी छवि थोड़ा है, मुद्दे से अगर मैं अलग जाऊं, अगर सोनिया गांधी की पेशी ED के सामने हुई, राहुल गांधी की पेशी ED के सामने हुई, तो उस दौरान कांग्रेस पार्टी ने संयम क्यों नहीं बरता? क्यों सदन से लेकर सड़क तक हंगामा किया गया? देखिए, वो लोग देश के लोग हैं, वो 13 करोड़ वोटर जो कांग्रेस को वोट देता है, आप आर्थिक लेन देन कोई हुआ नहीं। उस प्राइवेट आदमी की सिफारिश पर स्वर्गीय अरुण जेटली साहब को केस बंद करके मने कर गए थे। कोई कोर्ट में 2014 में एक वास्को डिगामा साहब गुजरात से आते हैं और नए भारत की खोज करी उन्होंने। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात इनकी होने वाली डिप्टी PM कंगना रनौत कहती है, क्योंकि उन्नाव की बेटी और हरदोई की बेटी को तो Y+ मिलेगी नहीं, उसको Y+ मोदी जी दे देंगे विशेषाधिकार के तहत, और आज भी चली हुई है, आज भी मिली हुई है। अभी 12 उन विधायकों को दे दिया जिन्होंने शिवसेना तोड़ दी। तो ये बात ये कह रहे हैं कि जब ये 2014 से आने के बाद प्राइवेट आदमी की शिकायत पर नहीं जांच कर सकते, लेकिन क्योंकि ये इनके टूल है, इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी ED, ये इनके टूल है, इनकी तरह से काम करते हैं, उनका पूरी तरह से कौन किसकी तरह काम कर रहा है वो मुद्दा नहीं है। बात सीधा सा सवाल आपसे ये है कि अगर संयम बरतने की बात यहाँ पर कही जा रही है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी को फिलहाल संयम बरतना चाहिए, तो कांग्रेस ने क्यों संयम नहीं बरता? हमने तो देखिए, सोनिया जी को, हमारी नेता सोनिया जी, राहुल जी 50 घंटे गए, कोई बने नहीं करा। हमारी नेता सोनिया जी बैठ के जवाब दे के आई, और भी दोबारा पूछा कुछ और बताइए। हमने कोई रोके नहीं है ना, हमने सेव करा है। कार्यकर्ता है, ये लोग हैं, ये वर्कर हैं, ये देश के लोग हैं, अपने आप सारे लोग जनता के लोग हैं, ये आए हुए थे। ये जनता की डिमांड है कि तानाशाह सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होना चाहिए। उसमें कोई भी नहीं दिखा था, सब सारे के सारे बीजेपी यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। खैर, विकास गोयल जी सर्टिफिकेट बांट रही हैं आप।
सर सर्टिफिकेट नहीं बांट रही हूँ, जब भी यहाँ पर मुद्दा पूछा जाता है तो आपने पिछली बार भी यही चीज दोहराई थी और एक बार फिर वही सर्टिफिकेट बांटने की बात कर रहे हैं। कोई एजेंडा नहीं चलाया जा रहा है यहाँ पर। मैं विकास ये गोयल जी, कह आपका रहा रिएक्शन। हूँ कि पहले जनता है हिंदुस्तान की, बाद में पार्टी के कार्यकर्ता है। आप भी पहले हिंदुस्तान की जनता है, बाद में एंकर है, बाद में बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता है। क्या मेरी बात से आप सहमत हैं? विकास गोयल जी, आपका रिएक्शन सर। जबरदस्ती जो भारतीय जनता पार्टी ने लगा रखी है, किस तरह से वैधानिक संस्थाओं को मिसयूज करके वो डराना चाहती है। लेकिन आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते आज भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल चेतावनी देना चाहता हूँ। आप हमें जेल में डालिए, आप हमें फांसी भी चढ़ा दीजिए, हम झुकने वाले नहीं है। हम झुकने वाले नहीं, हम सावरकर की औलाद नहीं है। हम शहीद भगत सिंह को राजा उनके प्रेरणा स्रोत से चलने वाले हैं। हम अंग्रेजों से माफी नहीं मांगेंगे, आप आगे झुकेंगे नहीं। और आम आदमी 75 साल बाद देश का आम आदमी जाग चुका है, अभी झुकने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी पूरे देश में फैलेगी, एक नया बदलाव, नई उम्मीद। और जो 75 साल में नहीं हुआ, जो 75 साल में भारत को आज से देश से आगे निकल गए, वो अब होके रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। आप जो मर्जी यूज किया, लगाइए, सीबीआई। ठीक है, आरबी उपाध्याय जी, एक फाइनल कमेंट सर मैं आपसे लूंगी कि ये पूरा मामला तूल तो पकड़ चुका है, क्या किसी भी तरफ से अब रुकता हुआ नजर आएगा या सियासत एक बार फिर से गरमा सकती है? हालांकि जांच का विषय है, जांच जब होगी तब का तब देखा जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी, सब सामने आ जाएगा। देखिए, सियासी लोग हैं, सियासत करते रहेंगे और सियासत होती रहती है हर मुद्दे पर, लेकिन जनता से जुड़े मुद्दों पर अगर सियासत हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल। मान लीजिए महंगाई है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, पानी है, बिजली है, सड़क है, इन पर चर्चाएं हों और इन पर कुछ काम हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। रहा अभी कह रहे थे कि भी वो फलाना नेता उस अस्पताल में इलाज कराता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था ऋतु, उसमें कहा गया था कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, जरूरी है, और उनका इलाज भी सरकारी अस्पताल में होगा। ये मैंडेटरी किया था, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां उसको धता बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में आ गईं। तो देखिए, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए बीजेपी को लगता है कि भी कोई प्राइवेट अस्पताल में इलाज न करवाए, तो उस तरह का एक बदलाव लाया जा सकता है कि भी सरकारी कर्मचारी और सरकारी जो भी जनप्रतिनिधि हैं, ये इनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ें और सरकारी स्कूल में इलाज कराएं। बिल्कुल सर, एक आखिरी रिएक्शन इकबाल जी मैं आपसे लेना चाहूंगी कि हालांकि मामले आरोप प्रत्यारोप का दौर तो शुरू है और ये आने वाले समय में भी चलता रहेगा, लेकिन बात वही है कि अगर आपसे किसी तरह का कोई रिएक्शन लिया जाता है तो क्यों इस पूरे मामले पर किसी भी तरह से पूरा आरोप लगाया जाता है? देखिए ऋतु जी, कहा गया कि ये जो शराब नीति थी इससे सरकार को फ़ायदा हुआ है। देखिए 6 जुलाई 2022 का सीएजी की एक रिपोर्ट है जिसमें सीएजी ने कहा है कि पिछले 4 साल में दिल्ली सरकार पर 2268 करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ गया है। दिल्ली जल बोर्ड का जो बकाया है वो 67,000 करोड़ रुपया है। डीटीसी बस का जो बकाया है वो 4,673 करोड़ रुपया है। दिल्ली पावर कॉरपोरेशन का 3,326 करोड़ रुपया है। DUSIB का 16,020 करोड़ रुपया है। प्रगति पावर का 707 करोड़ रुपया है। तो ये दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार की कौन सी नीति है जो शराबकारी योजना के अंतर्गत फायदा पहुंचाती है, और बाकी जो डिपार्टमेंट से बाकी जो मुद्दा है वो सारे के सारे जो है कर्जे में डूबी है दिल्ली, और दिल्ली जो है अंत में पता नहीं दिल्ली की सरकार की रेवेन्यू कहां से आएगी, और ये शराब घर घर पहुंचा करके जो है। बिल्कुल सर, माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगी, समय की कमी है, चर्चा को यहीं खत्म करना पड़ेगा। आप सभी हमारे साथ मेहमान जुड़े, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने आ चुकी है। हालांकि एलजी ने यहाँ पर जांच की बात तो कही है, लेकिन इस बीच किस तरह के रिएक्शन अब आने वाले समय में सामने आते हैं या ये पूरा मामला किसी भी तरह से रुकता हुआ सामने आता है या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारी खास पेशकश 5 का प्राइम टाइम में इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।